दोस्तों कल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था। ज्यादातर कमेंट्स ऐसी थी कि म्यूचुअल फंड कैसे इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पिछले 20 साल का क्या रिकॉर्ड है, म्यूचुअल फंड गिरेगा तो नहीं, म्यूचुअल फंड में कौन सी सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि चलिए कंपाइल करके एक बड़ा सा वीडियो बनाते हैं और सारी क्लैरिटी इस वीडियो के अंदर देते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ही है जो आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं, क्रैक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला चीज तो यह है कि 20 साल का टोटल रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक और दोनों में क्या फर्क है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितना रिस्क होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, करेक्ट तरीका क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का, आज आपके सामने रिवील करूंगा ये तरीका। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कैसे कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी बताएंगे। कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको लगेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया अकाउंट खुलाना चाहते हैं। और मेरा स्पेशल सजेशन, ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नए हैं, शुरुआती इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का रिटर्न। मैं यहाँ पे मार्केट का रिटर्न ले रहा हूं, ठीक है। हम मार्केट के रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात नहीं कर रहे। अगर आप म्यूचुअल फंड और मार्केट दोनों के रिटर्न का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो कल का वीडियो जरूर देखना। कल का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और इसमें बहुत मजेदार कंपैरिजन मैंने दिखाया है कि मार्केट और मतलब मार्केट की इंडेक्स और आप म्यूचुअल फंड, ये दोनों के बीच में रिटर्न का क्या कंपैरिजन होता है। कल का वीडियो जरूर देखना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या होगा कि कल का वीडियो जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 का रिटर्न देखें, निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है और 50 देश की सबसे बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न देखूं, पिछला हम जो रिटर्न देखने वाले हैं 20 साल का रिटर्न, 1-2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 20 साल की एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं। एवरेज रिटर्न देखिए यहाँ पे 11%, 12%, 11, 13, 9, 14, 15। तो आपको यहाँ पे एक अंदाजा लग जाएगा। अगर मैं सबका एवरेज मारूंगा तो यहाँ पे 14 से 15% इंडेक्स फंड ने, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 14 से 15% का लॉन्ग टर्म का रिटर्न दिया है। और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इससे कितना गुना ज्यादा देते हैं, उसके लिए कल का वीडियो जरूर देखना। तो यहां से आपको एक आइडिया आ गया कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बात करें, अगर इंडेक्स को भी म्यूचुअल फंड फॉलो करता है, तब भी लॉन्ग टर्म में 20 साल पे आपको 14 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक, दोनों में क्या फर्क है, बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहां पे देखिए कि जो स्टॉक होता है वो कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, हिंदाल्को हो गई, फिर अदानी हो गई, कोई भी कंपनीज ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, टाटा की बहुत सारी कंपनीज है। तो ये सारी हो गई कंपनीज। अब ये कंपनीज रिप्रेजेंट करती है मार्केट को। अब हम मार्केट बोलते हैं कि शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं निफ्टी, जिसमें टॉप की 50 कंपनीज होती है, और एक हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंसेक्स, जो ज्यादातर आप लोग देखते हैं, इसमें देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज होती है। बट अल्टीमेटली तो ये कंपनीज ही है। तो यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी चीज दिखाई जाती है वो कंपनीज की ही दिखाई जाती है, ठीक है। अब कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है ये है कि आप डायरेक्ट कोई भी अच्छा स्टॉक पसंद करिए और एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उसमें इन्वेस्ट करिए। आप में से ज्यादातर लोग ये करते ही होंगे कि आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है काफी अच्छा रिसर्च। आपको कोई स्टॉक को रिसर्च करना पड़ेगा। स्टॉक यानी कि कंपनी को रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अदानी कंपनी हो गई, अदानी को आपको बहुत डीपली रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कंपनी का ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कितना मार्जिन है, कब इसमें गिरने वाला है, कब मेरे को यहां से एग्जिट लेना है, कब पैसे निकाल लेने, कब पैसे डालने हैं। अगर इतना टाइम आपके पास है, अगर इतना जानकारी आपके पास है, इतना रिसर्च करने का समय आपके पास है, तब ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ये रिसर्च करने की क्षमता नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसके लिए यहां पे एक और कंपनी इन्वेंट हुई जिसको बोलते हैं एएमसी,
अब ये एएमसी ने बनाया म्यूचुअल फंड्स कंपनी, इसके अंदर उसने एक रख दिया फंड मैनेजर। अब ये जो फंड मैनेजर है ये एक्सपर्ट है रिसर्च करने के लिए। अब ये क्या करेगा, ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स को फाइनलाइज करेगा। मान लीजिए उसने 10 स्टॉक पसंद किए, अब ये 10 स्टॉक उसने रिसर्च करके पसंद किए और उसको लगता है कि यहां पे मार्केट में पैसा बनने वाला है, अगले 6 महीने तक ये स्टॉक बढ़ेंगे और यहां से मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद इसको बेच के फिर और नए 10 स्टॉक खरीदूंगा और इसके अंदर पैसा डालूंगा। बट ये पैसे आएंगे कहां से? तो उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी खोली। और ये अल्टीमेटली तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड कंपनी में खोल के इसने इन्वेस्टर को बुलाया और बोला कि मुझे ये कंपनी में मैं इस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करूंगा और आपको प्रॉफिट बना के दूंगा, आप यहां पे इन्वेस्ट करिए। 100 रुपए की SIP, 200, 500, 1000 ऐसा करके लोग SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते गए और लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते गए। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा जाने लगा और ये पैसा जो है फंड मैनेजर जो है वो यहां पे इन्वेस्ट करने लगा, यानी कि कंपनीज के स्टॉक के अंदर। और यहां पे एवरीडे आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो दिखता है एवरीडे। तो अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक के अंदर ही जा रहा है। म्यूचुअल फंड कोई बड़ी या अलग चीज नहीं है। आप डायरेक्टली अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तब भी अच्छी बात है, आप इक्विटी के अंदर ही कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है वो भी पैसा आपका कंपनी के शेयर्स में ही लगाने वाला है। तो आप समझ गए म्यूचुअल फंड और स्टॉक के जो डिफरेंस है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा कि ये फंड मैनेजर फ्री में तो करेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ चार्ज लेगा। वो चार्ज कितने होते हैं? 0.5% से लेके 1.5% तक। और ये जो परसेंटेज है ये आपके टोटल कॉर्पस पे लगते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए इसको दिए, वो 100 रुपए में वो 0.5 रुपीज टू 1.5 रुपीज ये चार्ज करेगा। और ये चार्ज कैसे करेगा? पूरा साल का चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्लैरिटी आ गई कि सारी चीज एक ही जगह इकट्ठी हो रही है, सारी चीज स्टॉक में ही इकट्ठी हो रही है, ऐसा कोई अलग अलग चीज नहीं है। होप सो कि ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे लोगों को जनरली दुविधा होती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए 3 टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, एक होती है मिड कैप कंपनीज, एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज। बस ये 3 टाइप की ही कंपनीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 टाइप की ही कंपनीज होती है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी स्कीम बना दी। एक्चुअली कुछ बेचना है आपको तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी ना, तो उसने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना दी। उसने अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड बना दिए। टॉप 3 म्यूचुअल फंड, जिसमें एक म्यूचुअल फंड बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, आपने नाम सुना होगा। ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप कंपनीज में। दूसरे फंड होते हैं मिड कैप फंड्स, ये भी आपने सुना होगा, और ये मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं स्मॉल कैप फंड्स, ये इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। अब तीनों अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले फंड है। अब इसके बाद में आता है मल्टी कैप फंड्स, नाम सुना होगा। ये मल्टी कैप क्या करता है? तीनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। इसका परसेंटेज भी फिक्स है, 25 + 25 + 25। उसके बाद एक आया फ्लैक्सी कैप फंड्स। ये क्या करता है? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैक्सिमम 65 to 70% इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो किसी में भी कर सकता है। इसमें मान लीजिए 25-50% कर सकता है, उसके मर्जी है, बट तीनों में मिक्स करके वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद एक आया ELSS फंड। ये क्या करता है? ये टैक्स सेवर फंड है। इसमें आपका पैसा लॉक हो जाता है 3 साल के लिए। ये कैसे इन्वेस्ट करता है? ये भी ऐसे ही इन्वेस्ट करता है, सब में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं। इसके बाद आए थेमेटिक फंड्स। ये तो हो गया कि कैटेगरी वाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब थेमेटिक फंड्स कैसे होते हैं? सेक्टोरियल फंड्स भी बोलते हैं इसको। ये सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर की मान लीजिए 50 कंपनीज है, तो 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा बैंकिंग सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड होगा। वैसे ही अगर इंफ्रा रिलेटेड है, उसकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। बैंक रिलेटेड है तो बैंक की कंपनीज में करेगा। गोल्ड रिलेटेड है तो गोल्ड की कंपनीज में करेगा। बट एक चीज याद रखिए कि सबका मिला जुला सिर्फ 3 ही कंपनीज है।
कैटेगरी कंपनी की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बस कंपनीज इतनी ही है, लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट्स बहुत सारी है, बहुत सारी। ये हो गई बात इक्विटी की, इसको बोलते हैं इक्विटी, यानी कि आप जो शेयर मार्केट देखते हैं ये शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जितने भी फंड्स होते हैं उसको इक्विटी फंड्स बोलते हैं। अब दूसरा फंड का प्रकार आता है डेब्ट। ये दो ही टाइप के फंड होते हैं। डेब्ट क्या होता है, यानी कि आप किसी को उधारी दे रहे हैं, है ना, लिक्विडिटी है या कोई बॉन्ड पेपर है या किसी कंपनी को मान लीजिए पैसा चाहिए, तो ये फंड जो होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट फिक्स होता है। लेकिन डेब्ट के अंदर एक चीज क्या होती है कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं और उस पर एक इंटरेस्ट फिक्स होता है। अब इसका जो इंटरेस्ट है, यहां पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न अनलिमिटेड है। यहाँ पे आपको मान लीजिए 8% से लेके 20%, 25% तक रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, बट यहाँ पे रिटर्न फिक्स है 6% टू समथिंग, गिन लीजिए कि 8%, उससे ज्यादा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये सिंपल दो टाइप है म्यूचुअल फंड के। आप इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे दिखाने का पर्पस यही था कि आपको ओवरऑल समझ में आ जाए कि क्या चलता है, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड। चलिए अब बात करते हैं रिस्क क्या है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क तो है, इक्विटी के अंदर कर रहे हैं। रिस्क क्या क्या है? सबसे पहले रिस्क हम लोग बात करते हैं, चलिए मान लीजिए मार्केट रिस्क की बात करते हैं। अब मार्केट रिस्क मैंने आपको बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इक्विटी में कर रहे हैं, इक्विटी यानी कि शेयर्स में कर रहे हैं। अब शेयर्स का अप डाउन जो है वो कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका शेयर अप जाएगा, लॉस करेगी तो डाउन जाएगा। सेंटीमेंट के ऊपर भी चलता है, जैसे अदानी का भी केस हो गया हिडेनबर्ग वाला। कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन एक मार्केट के अंदर न्यूज फैली, कंपनी का शेयर डाउन हो गया, जिसने भी इन्वेस्ट किया था सबका पैसे गए। तो ये जो रिस्क होता है ना, उसको मार्केट रिस्क बोलते हैं। इक्विटी के अंदर ये रिस्क रहता है, ये पहला रिस्क है। दूसरा रिस्क क्या? फंड मैनेजर रिस्क। जो भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज, एक फंड मैनेजर जो आपने हायर किया, जो पहले मैंने बताया, ये फंड मैनेजर को जो आपने पैसा दिया है, अब अगर फंड मैनेजर ने घपला किया तो आपके पैसे फंस सकते हैं, ये वाला रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? कुछ फंड ऐसे होते हैं जैसे ELSS फंड हो गया, इसके बाद डेफ के कुछ फंड्स हो गए, जिसके अंदर में आपकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपको पैसा चाहिए इमीडिएटली आप उसको विड्रॉ कर सके। जैसे बैंक है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, आपको जब पैसा चाहिए गोल्ड बेच दीजिए, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इक्विटी के अंदर, आपको मिनिमम 7 दिन लगते हैं, 7 दिन पे आपके पास पैसा आता है। लेकिन कुछ फंड ऐसे हैं जहां पे ELSS जैसे 3 साल का लॉकिंग है, 3 ईयर तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ डेब्ट फंड ऐसे हैं जिसमें लॉकिंग पीरियड रहता है 6 महीना 1 साल का, वहां पे भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये लिक्विडिटी का रिस्क एक है। दूसरा रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क। अब ये जनरली क्रेडिट रिस्क रहता है डेब्ट टाइप के फंड में, जहां पे आपने कोई सिक्योरिटी या किसी पार्टी को या किसी कंपनी को पैसा दिया, उसका क्रेडिट देख के आपने पैसा दिया, इसके क्रेडिट स्कोर आता है AAA या AA+, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो जो क्रेडिट है उस बेसिस पे आपने पैसा दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो कंपनी डूब गई, क्रेडिट उसकी खराब हो गई, तो आपके पैसे जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट भी जा सकता है। दूसरा कंसंट्रेशन रिस्क। इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है, अगर हाईली कॉन्सेंट्रेट करके कोई एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा डाल देगा। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अलग अलग टाइप की कंपनी, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, तब जाके आपको ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो आ सकता है। बट यहाँ पे सेबी का बहुत बड़ा अच्छा कानून है कि आप एक सेक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर पैसा नहीं रख सकते, कोई एक कंपनी के अंदर स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर पैसा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ये रिस्क ऐसे कम हो जाता है। और एक रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन है मार्केट के, आप बाजार के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो आपका 5 से 6% चलता है, और उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट और आपका जो डेब्ट, ये ज्यादातर डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में दिखाई देता है। तो ये रिस्क है, आपके डेब्ट का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो डिफाइन होता है। तो मान लीजिए कि आपने डेब्ट फंड के अंदर कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अगर उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तब जाके उसके जो वैल्यू है उसमें फर्क पड़ेगा। तो वो एक रिस्क है। ये मेजर रिस्क की मैंने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है,
क्या तरीका है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या रिसर्च करना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, बट आपको यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है गोल बेस्ड और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो बेस्ड। आप में से ज्यादातर लोग पोर्टफोलियो बेस्ड करते हैं। पोर्टफोलियो बेस्ड मतलब कोई भी गोल नहीं है लाइफ में, कोई गोल नहीं है, बस पैसा है, दिख रहा है म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा मिल रहा है या रिटर्न आ रहा है तो बस इन्वेस्टमेंट कर दो। यहाँ पे 5-6 फंड मैंने डाल दिए, बस इन्वेस्टमेंट कर दिया, खत्म। तो पोर्टफोलियो भी नहीं, एक्चुअली मैं बोलता हूँ ये एकदम ऐसा तरीका है कि बिना कुछ सोचे समझे आपने पैसा डाल दिया। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। जैसे लार्ज कैप के अंदर मान लीजिए 20% अलोकेशन दिया, स्मॉल कैप के अंदर 50% दे दिया, और मिड कैप के अंदर, ये कंपनीज की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, और इसके अंदर 30% अलोकेशन दे दिया। ऐसा करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और ये पोर्टफोलियो के हिसाब से म्यूचुअल फंड पसंद करते हैं, 10-15 या 5-10 जो भी म्यूचुअल फंड है, और उस हिसाब से अपनी SIP या लमसम को प्लान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपके गोल्स क्या है। मान लीजिए रिटायरमेंट आपका पहला गोल है, उसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए और इसके लिए आपके पास समय कितना है, 25 साल। बच्चे की शादी करनी है ना, मैरिज के लिए आपको 50 लाख चाहिए और उसके लिए आपके पास 15 साल का टाइम है। ऐसा करके आप गोल्स डाल देते हैं। मान लीजिए आपके 4 गोल हो गए। अब ये 4 गोल के हिसाब से आपके पास जो पैसे आपको बनाने हैं, कितने टाइम पे बनाने हैं, इस बेसिस पे आपको एक वैल्यू मिलती है SIP की, कि ये गोल के लिए आपको मान लीजिए 5,000 की SIP करनी है, ये गोल के लिए आपको 3,000 की SIP करनी है, ये गोल के लिए आपको 1,000 रुपए की SIP करनी है, टोटल मिला के आपको 15,000 की SIP करनी है। तो ये जो 15,000 की SIP इस हिसाब से डिवाइड हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि रिस्क देखा जाता है, जिसके अंदर कम टाइम है। मान लीजिए यहाँ पे एक कार वाला गोल है, इसके अंदर आपके पास 7 साल का टाइम है, 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में आप ज्यादा रिस्क ऑब्वियसली लेना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड 1,000 रुपए में आएंगे वो ऐसे म्यूचुअल फंड पसंद किए जाएंगे जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो, जैसे लार्ज कैप फंड्स हो गए या आप हाइब्रिड फंड्स बोल सकते हैं, ऐसे फंड यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 25 साल का टाइम है, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर फंड्स आपके मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी वाला आएंगे। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग गोल बेस्ड प्लानिंग बोली जाती है, और ये इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है। और इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट सवाल है, और वो क्या है कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। अब म्यूचुअल फंड 2 टाइप से मिलते हैं कि आप ये जो AMC हो गई, यानी कि म्यूचुअल फंड, आप इस म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप है मान लीजिए, ठीक है, आपने आइदर डायरेक्ट उसको अप्रोच कर लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये हो गए डायरेक्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। और एक ये हो गया कि आपको म्यूचुअल फंड में पसंद की पता नहीं चल रही, यानी कि जो पोर्टफोलियो मैंने पहले बताया कि आपको गोल प्लान करना है, आपको टाइम कितना है, उस हिसाब से आपको कौन सा रिस्क फैक्टर है, कहां पे क्या क्या म्यूचुअल फंड आपको पसंद करना है, कैसे बकेटिंग करना है, कैसे रीबैलेंसिंग करना है, ये सारी चीज पता नहीं चलती है। तो उसके लिए क्या किया, आप गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो एक्सपर्ट है, ठीक है, ये हो गया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास लाइसेंस है ना। आप इसके पास गए, इसने क्या किया, आपका गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाया, गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बना के आपको म्यूचुअल फंड बताएं, और म्यूचुअल फंड के अंदर ये भाई साहब ने आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये जो है इसको बोलते हैं रेगुलर प्लान। अब अगर आपको कोई बंदा डायरेक्टली रेगुलर प्लान बेच रहा है बिना कोई गोल बेस्ड प्लानिंग किए, बिना आपके साथ बात किए, तब ये गलत है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में कुछ पता नहीं चलता, आप किसी ब्रोकर के पास या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो आपका पूरा चीज समझता है, गोल बनाते हैं और सारी रिसर्च करके आपके पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसको हर 6 महीने पे रिव्यू करते हैं, हर साल पे आपको रिपोर्ट में डिटेल एनालिसिस बताते हैं, रीबैलेंसिंग की अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तब मेरे हिसाब से ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग लेते हैं सिर्फ 0.5%। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड आपने पसंद किया है
उसका ये ले रहा है 0.5%, तो यहां पे ये हो जाएगा 1%। सेम म्यूचुअल फंड का आप एडिशनल यहां पे 0.5% देंगे, लेकिन ये एडिशनल 0.5% में क्या क्या करेगा, आपके म्यूचुअल फंड का हर चीज का जिम्मेदारी ये रखेगा। ये बताएगा आपको आपका कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस फंड से आपको स्विच करना चाहिए। अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मार्केट को स्टडी करके बताएगा कि ये सही समय है कि नहीं है, कब करना है, आपके पैसे आपके पास पड़े हैं उसको कहां पे आपको रखना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न या बैंक से ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके। सारी चीज आपको ये बताएगा, करके देगा। तो मुझे लगता है कि 0.5%, अगर आपको म्यूचुअल फंड क्या है कुछ पता नहीं चलता है तो मेरे हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूटर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इतने बोल सकते हैं कि रिसर्च कर सकते हैं, या आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता चलता है, आप ये सारी चीज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल आता है कि किस में करें, कहां से करें। अब मार्केट के अंदर काफी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज किया हूं अभी तक और मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो सारी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली ग्रो है, काफी अच्छी है, बहुत लोग यूज करते हैं। इसके बाद है ज़ेरोधा कॉइन। ज़ेरोधा कॉइन से भी आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, यहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट प्लान मिलेगी, यहां से भी आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगी। ये सारी एप्लीकेशन डायरेक्ट प्लान की है। कुवेरा है, ये भी काफी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं पर्सनली इसमें देख चुका हूं, इन्वेस्ट किया है। ईटी मनी जो अभी मैं हाल में यूज कर रहा हूं। अब स्टॉक ने अभी अभी लॉन्च किया है, काफी अच्छी एप्लीकेशन है और डायरेक्टली ज़ेरोधा के साथ जो है लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पे और एक एप्लीकेशन बताता हूं, ये सभी डायरेक्ट है। यहां पे एक एप्लीकेशन है जो रेगुलर है, एसेट प्लस, काफी फेमस एप्लीकेशन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया था कि जहां पे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा सकते हैं, तो हमारे पास लाइसेंस है, हम काफी लोगों की मदद करते हैं ऐसे। अगर आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तब भी हम आपको फ्री में मदद करेंगे। हमको ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर प्लान में जोड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको रियली समझ में नहीं आता है म्यूचुअल फंड क्या है, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे ऐसे काफी पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किए हैं जहां पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 12% का XIRR रिटर्न है, जबकि आप अगर किसी का भी रिटर्न अभी उठा के देख लेंगे, अगर लंबा होरिजोन है, इसका तो 3 साल का होरिजोन है, 3 ईयर का, अगर आप लंबा होरिजोन भी पकड़ लेते हैं ना, तो उसमें भी मिनिमम आपको अभी 20% से 25% का XIRR देखने को मिलेगा। क्यों? यहां पे कोविड के टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न लोगों ने कमाया है, तो उसके जो बाउंस बैक की असर है, मिनिमम आपका इतना रिटर्न होना चाहिए। अगर आप 3 साल से इन्वेस्टमेंट में है तो आपका मिनिमम, अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो 35 से 40% का XIRR बनना चाहिए। अगर आप इसी साल यानी 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका ग्रेटर देन 50% XIRR बनना चाहिए। ये मैं अभी का जो रिटर्न है उसके हिसाब से बता रहा हूं। मेरा XIRR कितना है? मेरा XIRR है 57%, और इसका मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं जहां पे मैं मेरा पूरा SIP कितना चल रहा है, क्या मेरा पोर्टफोलियो है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वाला लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटा जरूर दबाइए ताकि वही वीडियो आपको इमीडिएट मिल जाए। तो उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने यहाँ पे एसेट प्लस का प्लेटफॉर्म आपको बताया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको हेल्प चाहिए SWP के लिए, SIP के लिए, नया पोर्टफोलियो के लिए, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिव्यू करना है, रीबैलेंसिंग करना है, सारी चीज आपको फ्री में करके देंगे। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आखिरी चीज कि अकाउंट कैसे खुलवाए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। भैया देखिए, सारी चीज ऑनलाइन हो गई है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है। आप ग्रो से करिए, एसेट प्लस से करिए, किसी से भी करिए। इसके अंदर क्या क्या चीज लगती है? बैंक अकाउंट बहुत ही जरूरी आपके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि जब रिडीम करेंगे ना, जब पैसा निकालेंगे ना, तो इसी बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो ऐसा ही बैंक अकाउंट दीजिए जो आपका हो और लंबे टाइम तक आप उसको चला सके। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो पहला डॉक्यूमेंट तो हो गया ये बैंक डिटेल, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया पैन कार्ड। बस ये 3 चीज चाहिए, आपका अकाउंट इमीडिएटली 10 मिनट में खुल जाएगा। अब चौथा एक चीज चाहिए, जब SIP आप करते हैं तो SIP में ऑटोमेटिक SIP आपके बैंक अकाउंट से कटे, उसके लिए आपको ई मैंडेट करवाना पड़ता है। और ये ई मैंडेट का जो प्रोसेस है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो में से एक चीज होनी चाहिए। एक आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप बैंक अकाउंट रखते हैं तो डेबिट कार्ड तो होगा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग। अगर आपका डेबिट कार्ड नहीं चलता है तो ऑनलाइन बैंकिंग, सिंपल।
तो सबसे पहला अकाउंट खुलवाने के लिए ये चीज है, अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके बाद जब फर्स्ट एसआईपी कटेगी तब जरूरत नहीं ई मैंडेट की। एक एसआईपी कटने के बाद आपको ई मैंडेट की प्रोसेस करनी पड़ेगी। कोई भी एप्लीकेशन पे आप प्रोसेस करेंगे तो वहां पे ई मैंडेट का ऑप्शन आपको जरूर से दिखाई देगा। तो ये वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या रिस्क रहता है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या डिफरेंस रहता है, म्यूचुअल फंड कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या है, क्यों आपको रेगुलर प्लान पसंद करना है, कब आपको डायरेक्ट प्लान पसंद करना है, सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। वीडियो जरा सा भी पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, फटाफट से नीचे का शेयर बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियोस आपको मिलते रहे। घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, रसप्रद वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।